हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन का दूसरा टॉपिक है। उसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये पहले न्यूज़ में क्यों था। तो अभी जो है रिसेंटली जो है रसिया का एक कंपनी है रसियन न्यूक्लियर मेजर रोस्टन, जो कि एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है कुंडाकुलम में। न्यूक्लियर पावर प्लांट का 5वां यूनिट जो है इसका कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट कर दिया है NPCIL के साथ में। तो NPCIL जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। तो ये था पूरा न्यूज। तो इसे पहले समझने से पहले हम लोग इसका बेसिक्स पहले अच्छे से समझेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी यानी कैसे जनरेट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग बनाते कैसे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझेंगे, फिर इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे, फिर इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में समझेंगे। तो धीरे धीरे इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एडवांस तक हम लोग इसको समझेंगे। फिर ज़रूरी क्यों है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, कितना रिलायबल है अब यानी अभी के टाइम में, वो फिजिबल है या नहीं है, वायबल है या नहीं है, या हमें दूसरे यानी सोर्सेज पे अल्टरनेटिव सोर्सेज पे शिफ्ट करना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। फिर इंडिया का जो मेजर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसके बारे में समझेंगे। फिर चैलेंजेस क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे। फिर वे फॉरवर्ड और उसके अंदर फाइनली एक कंक्लूजन। तो इस तरीके से पहले हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद में पूरा इसका डिटेल को देखेंगे, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं समझेंगे तब तक फिर समझ में नहीं आएगा ये। और ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप GS पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो GS के पेपर फर्स्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे है ज्योग्राफी में आप पढ़े होगे। तो ज्योग्राफी में मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा मिनरल रिसोर्सेज, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन वाइज भी पूछ सकता है। फिर अगर आप देखोगे तो फिर उसमें एक आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर या एनर्जी सोर्सेज, तो वहाँ पे एनर्जी में भी इसको पढ़ना है। फिर आप GS पेपर 2 में आ जाओ तो GS पेपर 2 में जो है हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो डिफरेंट कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट है उसके बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर जो है इसका फर्स्ट वाला जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था उसमें देखा था, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में भी पूछा जाता है। फिर GS पेपर अगर 3rd में आ जाओगे तो यहाँ पे साइंस एंड टेक जो है, साइंस एंड टेक में अगर देखोगे तो यहाँ पे बेसिक में इसको पूछा जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है, ये सब प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। ऑलरेडी UPSC इस पर पूछ भी दिया है कि फास्ट ब्रेड रिएक्टर क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। 2017 में भी पूछा, 2018 में भी पूछा। तो इस तरीके से मेंस में भी पूछा जाता है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। GS पेपर को अगर 4th में देखोगे तो क्या इथिकल इशूज आ रहा है, फिर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इन्वायरमेंट चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें बेसिक से पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना, आप पूरा इसे आप फास्ट करके आप देख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तो जानेंगे एटम जो है, यानी अपने आसपास जो भी कुछ आप देखते हो वो सारे का सारे क्या है, एटम से मिल करके बना हुआ है। एटम अगर देखोगे तो एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो ये क्या हो गया, एटम हो गया। तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग एटम का जो न्यूक्लियस होता है यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पता होगा आपको कि इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे सेल बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। अगर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम एटम का देखते हैं। तो एटम का अगर रेडियस देखोगे यानी साइज़ देखोगे तो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। वहीं पे अगर न्यूक्लियस का साइज़ देखोगे तो वो होता है 10⁻14 से 10⁻15 मीटर, यानी इससे बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है साइज में। अगर मास देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल के बराबर होता है, 9.21 × 10⁻31 kg के आसपास होता है। और वहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है। तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है पूरा का पूरा कहाँ कंसनट्रेट होता है, वो पूरा का पूरा मास जो कंसनट्रेट होता है वो न्यूक्लियस में होता है। यानी पूरा स्मॉल वॉल्यूम में पूरा का पूरा जो एटम का मास होता है कंसनट्रेटेड होता है। और न्यूक्लियस जो होता है 2 चीज़ से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पूरा कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली जो है हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ये ध्यान में रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली जो है यानी एक साथ जो है उसको यानी न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। यानी न्यूक्लियस में जो भी रहेगा उसको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहेगा उसे न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन देखोगे, प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो इसका चार्ज देखोगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और वहीं पे मास इसका देखोगे तो 1.6726 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर होता है, या 1 U भी बोला जाता है इसको। ये AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि 1 इट इज़ द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ द C12, इसी को बोलते हैं 1 AMU। 1 AMU का वैल्यू अगर देखोगे, यानी एक एटम जो होता है, ए मास ऑफ 112 C12 एटम का अगर मास देखोगे तो 1.992647 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है ये लगभग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। इसी को U भी बोला जाता है। U क्यों? U फॉर यूनिफाइड मास, इसीलिए इसे U भी बोला जाता है। इसका सिंबल अगर देखोगे प्रोटॉन को तो 1H1 इस तरह से लिखा जाता है, या तो P भी लिखते हैं इसे। इसका यानी एटॉमिक नंबर हो गया, नीचे जो शो करता है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है, तो प्रोटॉन नंबर को शो करता है, और ऊपर में जो होता है इसका मास नंबर को शो करता है। तो मास 1 है और इसका चार्ज जो है 1 है, यानी नीचे जो चार्ज को शो करता है ऊपर में मास को शो करता है। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, यानी इसको आइडेंटिफाई किया था एज ए H+ यूजेन गोल्डस्टीन ने इसे 1886 में इसको ऑब्जर्व किया था। बाद में इसे जो है इसका नेमिंग जो किया गया था, यानी डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन ने किया था, और जो नेमिंग किया गया वो रदरफोर्ड साहब ने 1970-20 के आसपास इसमें किया गया था, इसका नेमिंग किया गया था प्रोटॉन। अब हम लोग जो है न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का अगर चार्ज देखोगे तो 0 होता है, नहीं न्यूट्रल होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। इसका मास देखोगे तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि अगर देखोगे आप प्रोटॉन के कंपेरिजन में तो स्लाइटली जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है हैवियर होता है देन दी प्रोटॉन। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर अप्रोक्सीमेट करके देखोगे तो 1 AMU इसका भी होता है मास, और उसका भी प्रोटॉन का भी 1 AMU होता है। 1 AMU जो इक्वल होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आप ध्यान रखना। इसके पिछले मैंने थोड़ा गलत बता दिया, वहाँ पे 1 कार्बन एटम जो होता है C12 का 1 कार्बन एटम का मास जो होता है 1.992647 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, लेकिन 1 AMU जो इक्विवेलेंट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो सिंबल होता है N हो गया, और नीचे में चार्ज को शो करते हैं तो 0 हो गया, चार्ज न्यूट्रल होता है, और ऊपर में मास को शो करते हैं, यानी ये 1 हो गया। तो ये इसका सिंबल हो गया। इसको जो डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को वो किए थे जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में, जिसके लिए उनको 1935 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजिक्स में। अब कुछ थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि जेड जो होता है नंबर ऑफ क्या डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, यानी जेड जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है। जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो। अब मास नंबर होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों को सम कर दोगे तो ये मास नंबर के बराबर हो जाता है। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स भी यही होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये किसके बराबर हो गया? मास नंबर जो इक्विवेलेंट होगा किसके बराबर होगा? न्यूक्लियॉन्स के बराबर। अगर हम एटॉमिक मास का बात करते हैं, एटॉमिक मास मीन्स क्या चीज़ कि एटम का मास। एटम का मास मीन्स क्या चीज़? न्यूक्लियस का मास, क्योंकि सेल का तो मास होगा नहीं, सेल में तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लेजिबल होता है। तो न्यूक्लियस का ही मास जो मेनली यानी 99.99% जो मास होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियस का मास होता है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस का मास मतलब क्या चीज़? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मीन्स क्या चीज़? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा? 1 AMU। अगर AMU में एटॉमिक मास यूनिट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो नंबर ऑफ मास एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होगा? मास नंबर के बराबर, यानी A इंटू क्या हो जाएगा? 1 AMU, यानी एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? A AMU के बराबर, यानी जो मास नंबर दिया हुआ रहेगा और इंटू 1 AMU डेट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब देखेंगे हम लोग कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है किसी भी एलिमेंट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पे
मैं एलिमेंट का बात कर रहा हूँ, एलिमेंट मीन्स एटम का बात कर रहा हूँ। एटम अगर x मान लेता हूँ एटम, तो यहाँ पे नीचे में उसका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करेगा, यानी एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा। ऊपर में क्या होगा, उसका मास नंबर को डिनोट करेगा। वहीं पे यानी x क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, एलिमेंट को। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको न्यूक्लियस, क्योंकि मास मेनली कहाँ पे होता है, मास और चार्ज मेनली कहाँ पे होता है, वो तो मेनली न्यूक्लियस में ही होता है। तो न्यूक्लियस को अगर मैं न्यूक्लियस का अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ तो इसको भी x में बोल सकता हूँ कि x न्यूक्लियस है, x एलिमेंट का न्यूक्लियस x में मान रहा हूँ। तो z क्या हो गया, z इसका चार्ज को डिनोट करेगा, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करेगा, यानी z किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करेगा। यहाँ पे जो फिर a जो होगा मास नंबर हो गया, ये किसको डिनोट करेगा, ये न्यूक्लियॉन्स को डिनोट करेगा, यानी मास नंबर को डिनोट करेगा। तो ये या तो आप एलिमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन यही है, न्यूक्लियस का भी रिप्रेजेंटेशन यही है। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस का ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेकर के चलेंगे। यानी ये जो डिनोट करेगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करेगा, ये जो है डिनोट करेगा आपका क्या चीज़ को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिनोट करेगा। यानी हमें न्यूट्रॉन अगर निकालना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना होगा, तो क्या करेंगे, A-B कर देंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई मीन्स कहने का मतलब, न्यूक्लियाई कहने का मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, प्लूरल नंबर, इसलिए न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, उसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप क्या होता है, तो आप सबसे पहले ये समझो, जो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट देखते हो, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होता है, तो उसका तो ठीक है, उसका पोजीशन फिक्स होता है, लेकिन उस जो नेचर में वो पाया जाता है, उसका डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है वो। यानी पूरा जो एलिमेंट आप देख रहे हो केवल उसी फॉर्म में नहीं पाया जाता। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अगर कार्बन हम देख लें, कार्बन का जो अगर आप जो इसका यानी नेचर में जो ये पाया जाता है, कार्बन 12 भी पाया जाता है एंड कार्बन 14 भी पाया जाता है। कार्बन 12 भी मिलेगा आपको, कार्बन 14 भी मिलेगा। यानी लेकिन ये दोनों कहाँ पे होगा, दोनों पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे लाई करेगा। यानी क्या होगा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें क्या होगा, प्रोटॉन नंबर तो सेम होगा, प्रोटॉन नंबर ही तो डिसाइड कर रहा है ना एटॉमिक नंबर को, तो प्रोटॉन नंबर तो सेम होगा, लेकिन जिसका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का 6 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहा है तब तो मास नंबर से डिफरेंट हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे आइसोटॉप। यानी क्या हो गया, आइसोटॉप का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट का एटम जिसका क्या हो, न्यूक्लियस हुज न्यूक्लियस, यानी जिसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कहने का मतलब ये जो हो गया, जेड तो सेम होगा, जेड सेम होगा, लेकिन एन जो होगा डिफरेंट होगा। एन जब डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ए डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आइसोटॉप। एग्जाम्पल के लिए तो C12 हो गया एंड C14, इसको कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं C14 को। तो अब देखो, अब इसका देखोगे तो ये 6 है, ये भी 6 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, यानी सेम पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे लाई करेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि आप पढ़े होगा केमिस्ट्री में कि जब तक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेज नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंजेज नहीं होगा, तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होगा। एलिमेंट चेंज नहीं होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। अगर उसमें न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो केवल उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, यानी मास नंबर में चेंज आ जाएगा उसका, कि हैवी हो जाएगा, कोई एटम हैवी होगा, कोई थोड़ा उससे लो हल्का होगा। तो इस तरीके से उसके यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज आएगा, न्यूट्रॉन के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। और जब तक केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं आएगा तब तक वो एलिमेंट सेम रहेगा। ठीक, इसमें आप जोड़ सकते हो। तो इसमें देखो आप 6 न्यूट्रॉन है इसमें देखो आप 8 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। वहीं पे अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे डिफरेंट आइसोटॉप, तो 8 O16 और O18, तो इसमें भी देखोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। नहीं, आइसोटॉप क्या होगा, आइसोटॉप मीन्स सेम एलिमेंट का सेम एटम, यानी सेम एलिमेंट का जो एटम होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, और भी इसका देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का देख सकते हो, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, यानी 3 आइसोटॉप इसका पाया जाता है। 2 नेचुरल होता है, नेचुरली पाया जाता है, 1H2, यानी ये दोनों नेचुरली पाया जाता है, नेचर में मिलेगा। प्लस में एक जो होता है लेबोरेटरी में इसको क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, 1H3, इसको बोलते हैं
इसको तो हाइड्रोजन बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आइसोटोप क्या है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आइसोबार। आइसोबार तो सबसे पहले आप एग्जांपल समझो, 6C14 और N14 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मास नंबर सेम होगा, तो ऐसा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे क्या बात करेंगे, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया यानी क्या हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया, यानी पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस पे लाई करेगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा यानी वो डिफरेंट होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा, लेकिन उसका मास नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो उसी को बोलते हैं आइसोबार। तो यहाँ पे देखो मास नंबर तो सेम है दोनों के लिए, 14 ही है दोनों के लिए, लेकिन प्रोटॉन देखोगे तो एक के लिए 6 है, एक के लिए 7 है। वहीं पे न्यूट्रॉन देखोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखोगे तो एक के लिए है कितना न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, एक के लिए है 7 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। और डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट का सेम एटम, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट विथ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। इसका एग्जांपल, एक तो एग्जांपल हम लोग देख लिया C14 और N14। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है आर्गन 1840 हो गया और कैल्शियम 2040 हो गया। यहाँ पे भी देखो क्या है, मास नंबर सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आइसोबार बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या है कि इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब देखो यहाँ हम लोग ने क्या पढ़ा, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर कोई भी एक अनइक्वल होगा तो क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर प्रोटॉन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली है प्रोटॉन मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट का एटम में क्या होगा कि मास नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, सेम होगा। न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होगा। प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट का बात हो रहा है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो लिथियम एंड बेरिलियम। इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक में 3 है, एक में 4 है, और वहीं पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखोगे 4 हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। या दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसे बोलेंगे आइसोटोन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर चेंजेस तब आता है जब 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने जब स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया, तो उसमें उन्होंने बोला स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आपने इससे पढ़ा होगा तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने ये बोला कि मास इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मास जो है कुछ अलग नहीं है, वो एक तरह का एनर्जी का ही फॉर्म है। यानी मास और एनर्जी क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। यानी उन्होंने ये बोला कि अगर किसी बॉडी का मास, अगर एनर्जी अगर ई अमाउंट से इंक्रीज होता है, किसी बॉडी का एनर्जी अगर ई अमाउंट से इंक्रीज होता है तो उसका मास भी जो है एम से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को उन्होंने एक इक्वेशन से शो किया कि ई इक्वल टू mc²। ये आप जानते होंगे कि अगर एनर्जी किसी बॉडी का इंक्रीज हो रहा है तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि एक स्टैटिक बॉल है, मान लो एक स्टैटिक बॉल है, ये एक बॉल रखा हुआ है, एक बॉल जो है मूविंग बॉल है, मूव कर रहा है बॉल, तो किसका ज़्यादा मास होगा, तो जो मूविंग बॉल होगा उसका मास ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस से जो है एक कंसेप्ट डिराइव होता है, उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसे हम समझते हैं कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो ये मैं इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ। इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब सेपरेट हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब सेपरेट है, यानी न्यूक्लियस में नहीं है, बाहर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस जब होते हो, तो इसका अगर टोटल मास ऐड करोगे तो टोटल जो मास होगा न्यूक्लियॉन्स का मास को n से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास जो होगा न्यूक्लियॉन्स का, जब इसको बाइंड कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, यानी जब न्यूक्लियस में ये सारे यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब कंबाइन कर दोगे तो जो मास देखा गया कैलकुलेट करने के बाद, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो मास होगा न्यूक्लियॉन्स का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस के मास से। तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था
कि ये होना चाहिए था कि यानी जितना यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ पे भी सेम है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ पे भी सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन फिर भी यानी मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था। लेकिन इसका मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका, यानी न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा है किससे, न्यूक्लियस के मास से। तो ये जो मास लॉस हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो दोनों के यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों को न्यूक्लियस में रहना है। तो ये क्या करेगा, आपस में एक फोर्स लगाएगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फिर उसी तरीके से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, एक यानी कूलम्ब फोर्स लगेगा, जो कि क्या करेगा, उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा। अब वहीं पे अगर न्यूट्रॉन के बीच में देखोगे तो न्यूट्रॉन के बीच में केवल क्या, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में केवल और केवल एक ही फोर्स लगेगा, क्या चाहिए, वो लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इस पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स किसी भी पे लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो किसी के में लगता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, लेकिन इसका रेंज जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी फर्मी मीटर में होता है, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। यानी थोड़ा सा भी दूर ले जाओगे पार्टिकल को तो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। तो आप जैसे ही यानी इसके नज़दीक में लाओगे तो शुरू में तो रिपेल करेगा प्रोटॉन, लेकिन जब नज़दीक में लाओगे, जब स्ट्रॉन्ग यानी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस बन जाएगा। तो उसी केस में क्या होगा कि एनर्जी का रिलीज हुआ, यानी क्या चीज़ हो गया, कुछ मास का लॉस होता है ताकि इसको बाइंड कर सके। तो यानी क्या हो गया, जो ये मास जो लॉस हुआ इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये जो मास लॉस हुआ है कि जो न्यूक्लियंस का मास जितना होना था, मान लो कि ये मैं 100 मान रहा हूँ, इसको मैं 95 मान रहा हूँ, तो ये जो 5 यूनिट का जो लॉस हुआ है ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी जो मास का लॉस हुआ है यही मास डिफेक्ट है। अब ये जो मास जो रिलीज होता है, यानी मास जो डिफेक्ट हुआ, ये जो रिलीज होता है किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। ये जो यानी मास जो होता है रिलीज होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, और यही जो एनर्जी रिलीज होता है इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि मास क्या है, मास इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मास डिसअपियर हो रहा है, यानी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर इसे अपन फॉर्मूला से समझना चाहें, तो ये मान के चल रहा हूँ मैं, एक न्यूक्लियस है, एक्स एक न्यूक्लियस है जिसका प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जेड है, और नंबर ऑफ जो मास नंबर जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, ए माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। आप एम पी इससे डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, एम एक्स मीन्स मास ऑफ न्यूक्लियस यानी एक्स का मास हम डिनोट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मास डिफेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मास न्यूक्लियंस का था माइनस मास ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस, तो वही तो मास डिफेक्ट होगा ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियंस करने का मतलब किसका, ए का मास, तो ए का मास मतलब क्या चीज़, यानी ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको क्या लिख सकते हैं हम कि जेड इंटू एम पी, यानी एक प्रोटॉन का मास एम पी के बराबर है, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, जेड इंटू एम पी, प्लस इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ए माइनस जेड, इंटू क्या हो जाएगा, एम एन, एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड, माइनस क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, टोटल मास डिफेक्ट हो गया। इसी से अपना क्या निकाल लेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, यही बाइंडिंग एनर्जी होगा, यानी जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इसी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। यानी क्या हो रहा है कि जो ये न्यूक्लियंस था, न्यूक्लियंस में जब ये बाइंड कर रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन जस्ट इसका अगर अपोजिट करेंगे कि इतना एनर्जी अगर हम सप्लाई करेंगे न्यूक्लियस में, तो क्या होगा, ये आइसोलेट हो जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डेट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाइंड करके रख रहा है, न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर इसे एक एग्जांपल से अपना समझना चाहें तो एक न्यूमेरिकल है कि 1 AMU का मास डिफेक्ट हो रहा है, 1 AMU का मास डिफेक्ट हो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी कितना रिलीज होगा इस समय। जब 1 AMU का मास डिफेक्ट हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर।
डेल्टा एम मीन्स क्या चाहिए, मास दिया हुआ है, मास एमयू में दिया हुआ है, इसे पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, तो इसे मल्टीप्लाई किया इंटू सी मीन्स क्या होगा, लाइट का स्पीड यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फाइनली किस में आएगा, जूल में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय, यानी इसमें से अगर 1602 इंटू 10⁻19 से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो उसके बाद में उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मेगा बराबर कितना होगा, 10⁻6, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 AMU का मास अगर डिफेक्ट होता है तो वो इक्विवेलेंट एनर्जी जो रिलीज करता है वो लगभग किसके बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर 2 AMU का मास अगर डिफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना यानी एनर्जी रिलीज होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आइसोलेट इसको, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसको सेपरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा एटम स्टेबल है, यानी वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, यानी स्टेबल ज़्यादा होगा, यानी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है न्यूक्लियस का तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। जैसे आप ही अगर आप समझो कि दो फ्रेंड है, अगर दोनों का फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा है तो उसको उसका फ्रेंडशिप को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। बाइंडिंग एनर्जी को आप समझो एक तरह का मंथरा टाइप का, कि दो फ्रेंड है उसके बीच में यानी झगड़ा लगाना चाह रहा है, कि इसको ब्रेक कराना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है। लेकिन अगर मान लो दोनों का फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगा। जो यानी इसका फ्रेंडशिप को तोड़ाना चाह रहा है मंथरा, उसको क्या होगा, उसको ज़्यादा यानी एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी उसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी है कि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है न्यूक्लियस का तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उसका न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो अपन रिलेशन देखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बात करेंगे अब अपन। तो पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन एटम ले लो, हाइड्रोजन का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो हाइड्रोजन में तो इसका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यूरेनियम 238, ये मास नंबर को डिनोट कर रहा है, तो यूरेनियम 238 का अगर देखोगे यानी बात करोगे तो इसका जो यानी बाइंडिंग एनर्जी होता है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी सप्लाई कर देते हो इसमें तो इसका जो न्यूक्लियस होगा क्या होगा, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। और वहीं पे जो आयरन होगा उसका जो है बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी मास नंबर अगर ज़्यादा है, सॉरी यहाँ से देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, सही है। लेकिन अब अपन देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है बढ़ रहा है किसके साथ साथ, यहाँ से देखो आप तो मास नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यानी इसका यूरेनियम 238 जो है इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए था, किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी तो ज़्यादा है यूरेनियम 238 का। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली अब देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है, यानी जिसका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है आयरन। तो इसका स्टेबिलिटी ये जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है विथ इंक्रीज इन मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है राइट क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी को डिसाइड करने का। यानी बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे आप केवल नहीं बोल सकते हो कि उसका स्टेबिलिटी, यानी जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि जैसे जैसे मास नंबर उसका इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, उस एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हो उसका स्टेबिलिटी को, यानी उसको आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसलिए क्या हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द राइट क्राइटेरिया टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो अब हमें क्या चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना पड़ेगा हमें, पर न्यूक्लियन कितना बाइंडिंग एनर्जी है उसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द राइट क्राइटेरिया टू डिसाइड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो अब अपन इसको जो है कर्व से यानी ग्राफ के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देखो है ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस
मास नंबर के बीच में ग्राफ है कि मास नंबर जिसी से इंक्रीज हो रहा है उसमें क्या रिलेशनशिप है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में। तो अगर आप देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखते हैं तो इसका जो है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और उसी तरीके से आप देखोगे ये आयरन यानी Fe56 ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, यानी सबसे हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। यानी इसका जो यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहने का मतलब पर प्रोटॉन एंड पर न्यूट्रॉन जो होगा वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब वहीं पे आप जैसे इधर इसके बियॉन्ड जाओगे तो फिर क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि यूरेनियम 238 ये क्या हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें देखो पहला केस देखो 50 से 80 के बीच में जो मास नंबर जिसका 50 से 80 के बीच में लाई कर रहा है वो क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। यानी 50 से 80 मास नंबर के बीच में जो भी एटॉमिक यानी न्यूक्लियाई होगा उसका क्या होगा, वो स्टेबल होगा। उसका जो स्टेबिलिटी होता है यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और जब 80 के बियॉन्ड अगर आप जाओगे, 80 के बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये क्या होगा, डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन मास नंबर। जो विथ इंक्रीज इन मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। इसलिए इसका जो यूरेनियम 238 का देखोगे तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो 7.6 के आसपास होता है। तो इस तरह का जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करेगा कि फ्यूजन करेगा अपने आप को, यानी दो डिफरेंट यानी एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी एक मान लो हैवी न्यूक्लियाई है, ये क्या होगा, जो छोटे या दो से ज़्यादा छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में वो टूट जाएगा। जैसे कि आप देखो मान लो एक यहाँ पे हम न्यूक्लियस लेकर के चल रहे हैं, एक न्यूक्लियस में एक्स लेकर के यहाँ पे चल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है ये, यानी इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी इसका बाइंडिंग एनर्जी कहीं पे यहाँ पे है, यानी क्या है अभी अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही क्या होगा ये ब्रेक डाउन होगा, ये यानी न्यूक्लियर फ्यूजन करके मान लो ये YZ बना लिया तो क्या होगा, इसका क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी अब क्या होगा, इस रेंज में आ गया, यानी क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया। ये तब तक जाएगा तब तक फ्यूजन करेगा जब तक ये स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर जाता है। तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया, को अचीव कर लेगा तो क्या होगा, फर्दर इसका फ्यूजन नहीं होगा। अगर ये स्टेबिलिटी को अचीव नहीं किया है तो क्या होगा, फिर से फर्दर इसका फ्यूजन होगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इंक्रीज हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रहा है कहने का मतलब क्या चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी जब इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कहने का मतलब जो एनर्जी जो कंबाइन करने पर जो यानी जो न्यूक्लियन से उसको कंबाइन करने पर जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, उसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उसी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग क्या चाहिए, एनर्जी को जनरेट करने में। अब वो जो होता है हीट के फॉर्म में रिलीज होता है और उसी को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं और उससे हीट के एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके और उससे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उससे टरबाइन को रोटेट करके फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये तो बियॉन्ड था 80 मास नंबर के बियॉन्ड था। अगर मान लो 50 मास नंबर 50 के अगर बिलो जाओगे, मास नंबर 50 से लेस देन 50 जाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो फिर से जैसे आप नीचे जा रहे हो इस साइड में तो क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बाइंडिंग एनर्जी जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट मैंने मान लिया A है, तो A जब यहाँ पे क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज कराना चाहेगा। तो ये क्या होगा, फ्यूज करेगा। यानी यहाँ पे लाइटर एलिमेंट है, ये मास नंबर इसका लेस है ना, अब ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा तो क्या होगा उसका में, यानी दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर न्यूक्लियाई मिल करके क्या करेगा, फ्यूज करके क्या करेगा, अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करेगा। यानी मान लो यहाँ पे ए था और प्लस में B था, ये दोनों मान लो ये क्या होगा, फ्यूज करके क्या होगा कि C बना लिया, यानी इसका क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो गया। मतलब क्या चीज़ कि बाइंडिंग एनर्जी जो यानी एनर्जी जो रिलीज हुआ फ्यूजन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी को क्या करेंगे, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, उसी को हम लोग फिर से एनर्जी के रूप में यूज करेंगे फ्यूजन। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी जो 50 से लेस मास नंबर जिसका होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उसका, और 80 से जिसका ज़्यादा मास नंबर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन उसका होगा। और जो 50 से 80 मास नंबर के बीच में लाई करेगा उसका क्या होगा, वो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पूरा क्लैरिटी के लिए कि मान लो कोई एक एक्स एक न्यूक्लियाई है, उसका मान लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है
बाइंडिंग एनर्जी जो है एक्स का वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक्स जो है कन्वर्ट हो रहा है वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपना बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज हो रहा है। इसका जो यानी बाइंडिंग एनर्जी है वो 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि एक्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ कि एक्स के फॉर्मेशन में जो है एक्स का न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हुआ होगा ना। यानी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर आप एक्स को सप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, फिर से ये स्प्लिट कर जाएगा। यानी एक्स को बनने में जो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हुआ है। वहीं पे सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है वाई में कि वाई को फॉर्मेशन में क्या हो रहा है 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स क्या चाहिए कि इतना वाई के फॉर्मेशन में इतना बनने वाई के फॉर्मेशन के बाद जो है 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है। यानी इसका जस्ट उल्टा आप देखो कि 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं अप्लाई कर दूं वाई पे तो क्या हो जाएगा कि ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी ये जो है सेपरेट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियॉन्स जो है सेपरेट हो जाएगा और उसी को न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में जो है कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज हो रहा है। अब जब एक्स से वाई में कन्वर्ट कर रहा है मतलब क्या चीज़ हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब क्या चीज़ हो रहा है, ये अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है। स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है मतलब क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ से ये क्या हो रहा है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि ये जब एक्स से वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो वाई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा रिलीज करना पड़ेगा ना, तब तो ये 120 पे पहुँचेगा। तो एक्स जो है क्या करेगा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा रिलीज करेगा, तब ये जा करके 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जा करके रीच करेगा। अगर इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, अभी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल भले ही यूपीएससी में नहीं आता है लेकिन आपको समझने में ये हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो ऊपर में हम लोगों ने ग्राफ में जो एग्जांपल देखा था यहाँ पे कि एक्स क्या कर रहा था कि अपना बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज करके क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी को गेन कर रहा था। वाई जेड पे रीच करके वो क्या कर रहा था, अपना स्टेबिलिटी को गेन कर रहा था, यानी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करा रहा था। तो यहाँ पे अब देखो एक्स क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वाई जेड में। तो यहाँ पे देखो इसका मैं मास नंबर मान के चल रहा हूँ कि 100 है, इसका मास नंबर में वाई का मान लिया 55 है, जेड का मान लिया 45 है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका एक्स का मैंने मान लिया कि 7.5 था, अब वाई का मान लिया कि 8 हो गया, जेड का भी मान लिया 8 हो गया। तो अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा इसका, तो 750 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, क्योंकि एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बात कर रहा है। यानी एक न्यूक्लियन आए क्या है, मास नंबर इज नथिंग बट क्या चाहिए, न्यूक्लियन है। यानी क्या हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 हो गया। उसी तरीके से इसका भी अगर आप निकालोगे, इसका भी निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आएगा 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या होगा कि 750 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ करके बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बीच में क्या हुआ कि 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। जो 50 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट का जो एनर्जी रिलीज हुआ उसी को हम लोग जो है एज ए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करेंगे, हीट के फॉर्म में ये रिलीज होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब अपन जो पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेस था इसका, क्योंकि वो अगर आप नहीं समझते तो ये नहीं समझ में आता। तो आप देखो न्यूक्लियर फ्यूजन एक तरह का एक प्रोसेस है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है, यानी टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में। उसी को बोलते हैं क्या जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी प्रोसेस को बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो जिससे स्प्लिट हुआ है उसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी पेरेंट से जो बनेगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। तो जो आउटपुट आएगा उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, और जो जिससे बनेगा उसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई। ज़्यादातर जो फ्यूजन होता है वो बाइनरी नेचर का होता है। बाइनरी कहने का मतलब कि जब एक बड़ा एटम यानी बड़ा न्यूक्लियस जब टूटेगा, स्प्लिट होगा, तो वो 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा। और वहीं पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि आउट ऑफ 1000 फ्यूजन्स, यानी आउट ऑफ 1000 फ्यूजन्स केवल और केवल 4 ऐसा फ्यूजन देखने को मिला जिसमें जो है 4 टर्नियरी देखने को मिला। 4 ही ऐसा फ्यूजन था जिसमें टर्नियरी देखने को मिला, यानी 3 लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा था। और अब देखो जो फ्यूजन होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस जो होता है इस फ्यूजन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस बोलते हैं। तो ये हम लोग साइंस टेक में पढ़ेंगे।
और जो एक होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन मीन्स हम इंड्यूस कराते हैं उसको, किसी एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से हम उसमें इंड्यूस्ड कराते हैं फ्यूजन, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन किसके हेल्प से कराया जाएगा? या तो प्रोटॉन के हेल्प से कराया जाएगा, या तो अल्फा पार्टिकल के हेल्प से कराया जाता है, या तो न्यूट्रॉन के हेल्प से कराया जाता है। तो अब अपन एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ये देखो आप, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन रेड कलर में जो है एक न्यूट्रॉन है, और ये जो न्यूट्रॉन है ये स्लो न्यूट्रॉन इसको बोलते हैं, या तो थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी अपना एब्जॉर्ब करता है, यानी ये रूम टेम्परेचर पे एक्साइटेड होता है, इसलिए इसको थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। और ये स्लो न्यूट्रॉन होता है, और इसका जो एनर्जी लगभग होता है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन। इससे अब क्या करेंगे, इससे इसको स्ट्राइक करेंगे, यानी ये एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, ये एक जो दिख रहा है ये एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है। इससे इसको बम्बार्ड करेंगे, यानी टकराएंगे, हिट करेंगे इस पर, तो ये क्या होगा, इसमें चला जाएगा, इसमें इसके न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा, तो इसके न्यूक्लियस में चला जाएगा तो क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज हो गया, यानी ये यूरेनियम 235 था तो इसका क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236 हो जाएगा। और जब यूरेनियम 236 यानी इसका साइज जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो गया। तब इसको क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो इसके लिए क्या करेगा, ये स्प्लिट होगा। तो ये अब देखो धीरे धीरे एक्सपांड होने लगेगा, धीरे धीरे देखो एक्सपांड हो रहा है, और जब एक्सपांड होगा उसका एक समय पे ऐसा आएगा, एक जो है 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाएगा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 पार्ट में टूट गया है, यानी 2 लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई, यानी 2 लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया और ये स्टेबल हो गया। और जब ये डिवाइड हुआ यानी स्प्लिट हुआ तो उसी प्रोसेस में जो है ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज किया। ये जो न्यूट्रॉन होगा ये फास्ट होगा, इसका यानी एनर्जी जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, हाई। तो जो हम लोगों ने ऊपर में अभी तक देखा था, यानी जो ऊपर में हम लोगों ने डायग्राम अभी देखा था उसी को हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, इसको डिनोट किया। तो यहाँ पे देखो आप यूरेनियम 235 है, उसको अपन स्ट्राइक कर रहे हैं किससे, न्यूट्रॉन से, स्लो न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा, विद इन सेकेंड ये क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, ये अपने आप को स्प्लिट करने की कोशिश करेगा। जब स्प्लिट करने की कोशिश करेगा तो इसके पास 3 कम्बिनेशन पॉसिबल होता है, 3 पॉसिबिलिटी होता है इसके पास, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सबसे पहले नंबर देखो आप क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखो ये बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर सकता है। जब ये 3 न्यूट्रॉन यानी इस फॉर्म में जब ये लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, यानी इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या चीज़, एनर्जी यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, तो ये एनर्जी भी रिलीज करेगा साथ ही साथ। फिर या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि SB यानी एंटीमनी और नायोबियम और 4 न्यूट्रॉन ये रिलीज कर सकता है, या तो जेनॉन, स्ट्रोंटियम और 2 न्यूट्रॉन रिलीज कर सकता है। साथ ही एनर्जी तो सब में रिलीज होगा, क्योंकि ये लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगा, यानी क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है पता किया गया तो सबसे ज़्यादा इस फॉर्म में रिलीज होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होता है ये कम्बिनेशन यानी देता है, यानी बेरियम और क्रिप्टन में स्प्लिट होता है, यानी यूरेनियम 235 जो है बेरियम और क्रिप्टन में स्प्लिट होता है, और इससे फिर एनर्जी रिलीज होता है। यही एनर्जी को हम लोग हीट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे स्टीम जनरेट करते हैं और उसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब देखो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग पढ़ रहे थे, एक तरह का क्या था, न्यूक्लियर रिएक्शन था। न्यूक्लियर रिएक्शन जब एक यानी न्यूट्रॉन से अपन टकरा रहे थे तो, लेकिन जो यानी इसमें जो होता है यानी उसमें तो बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, यानी जो रिलीज होगा वो भी किसी दूसरे न्यूक्लियर यानी यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएगा तो वो भी फिर फर्दर स्प्लिट होगा, तो इससे क्या होगा, एक चेन बना लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, जैसे कि ये मान लो न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन से हमने स्ट्राइक कराया एक न्यूट्रॉन पे, यूरेनियम एटम पे स्ट्राइक कराया, यूरेनियम 235 से स्ट्राइक किया। जो यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगा। और 3 न्यूट्रॉन क्या होगा, ये एक न्यूट्रॉन जाकर के फिर से किसी दूसरे यानी यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएगा, फिर ये दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, फिर ये दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, फिर से 3 इस तरह से रिलीज होगा। यानी हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, 1 से 3 बन रहा है, 3 से 9 बन रहा है, 9 से फिर क्या होगा 27 होगा, 27 से फिर 81 होगा। यानी इस तरह से क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो कर रहा है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस तरह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं
न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब ये देखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी दो तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, अनकंट्रोल हो सकता है कि अनकंट्रोल इसी तरीके से अगर होने दिया जाए, अगर छोड़ दो कि जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली टकराते जाएगा, स्प्लिट यानी हीट करते जाएगा दूसरे न्यूक्लियस को। जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो होगा विद इन मिली सेकेंड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोल मीन्स उसको पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन रिलीज होगा वो फर्दर टकराएगा, फिर उससे टकराएगा। इस तरह क्या होगा कि अनकंट्रोल हो रहा है, यानी विद इन मिली सेकेंड क्या होगा, यानी बहुत ही इनॉर्मस हीट जनरेट हो जाएगा, जिसको कि बम बनाने में यूज किया जाता है। न्यूक्लियर बम को बनाने में इसी का यूज किया जाता है, न्यूक्लियर बम। यानी विद इन सेकेंड जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाता है, जिसके कारण से वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल। दूसरा क्या होता है, कंट्रोल। कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। तो जो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं कंट्रोल। यानी क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया तो इससे 3 न्यूट्रॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन को हम क्या करेंगे, 2 को यानी डिसमिस कर देंगे, बाकी एक न्यूट्रॉन जो रहेगा उसी को कंटिन्यू करेंगे, वो फर्दर कंटिन्यू करेगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर से 2 को डिसमिस कर देंगे। तो इस तरह से जो सस्टेन कर सके यानी रिएक्शन को लंबे समय तक और कंट्रोल्ड वे में हो, उसी को बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन। लेकिन कंट्रोल करने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ता है। यानी इसका अगर आप देखोगे अनकंट्रोल वाले में तो क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन जो है, एक फ्यूजन रिएक्शन जो है, उससे क्या हो रहा है, मल्टीपल नंबर ऑफ, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। यानी इसके केस में क्या हो रहा है, एनर्जी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है विद इन सेकेंड। यानी अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो 50 kg का अगर यूरेनियम को यूज करोगे अनकंट्रोल रिएक्शन में, तो इससे लगभग जो है 10 के पावर 15 जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जो कि लगभग यूज किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, इसी को यूज किया गया था। अब देखो यहाँ पे जैसे एक न्यूट्रॉन है वो टकराया यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से टकराया, तो उससे क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। और ये जो हुआ बाकी का 2 न्यूट्रॉन को मैंने डिसमिस कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब केवल और केवल एक न्यूट्रॉन बचा, वो फर्दर फिर किससे, दूसरे यानी न्यूक्लियस से टकराएगा और उससे फिर 3 निकलेगा, उसको फिर क्या करेंगे, फर्दर डिस्ट्रॉय कर देंगे, केवल एक न्यूक्लियस बचेगा। इससे क्या होगा, सस्टेन्ड होगा रिएक्शन। जब व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज वन फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन। इसी से जो एनर्जी लिबरेट होगा उसी को यूज करेंगे क्या चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब जो होता है, जो ये चेन रिएक्शन होता है, ये आसानी से, इतना आसान से नहीं हो जाता है, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है चेन रिएक्शन को कराने में। तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है चेन रिएक्शन कराने में, अब हम लोग वो देखते हैं। अब सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी आती है कि इसमें जो होता है पुअर कंसंट्रेशन फ्यूल का होता है। जो यूरेनियम होता है, नेचुरल यूरेनियम जो होता है, उसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, मोनाजाइट सैंड जो होता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी यूरेनियम ऑक्साइड का जो ओर होता है वहाँ से निकालते हैं। तो नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसमें जो होता है 99.3% जो होता है यूरेनियम 238 पाया जाता है। जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का 238 आइसोटोप पाया जाता है, और 0.7% ही जो होता है वो यूरेनियम 235 पाया जाता है। अब देखो दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि यूरेनियम 238 जो होता है वो फिसाइल नहीं होता है, नॉन फिसाइल होता है, नॉन फिसाइल मटेरियल होता है। नॉन फिसाइल करने का मतलब क्या चीज़, कि नॉन फिसाइल करने का मतलब ये चीज़ हुआ कि वो फर्दर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करा सकता है, यानी इससे आप फ्यूजन रिएक्शन करा नहीं सकते हो यूरेनियम 238 से। लेकिन यूरेनियम 235 जो फ्यूजनेबल मटेरियल होता है, ये फ्यूजनेबल होता है, यानी इससे आप फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हो। तो जो फ्यूजनेबल मटेरियल होता है वो उसका कंसंट्रेशन ही कम है। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर आप 1000 kg का यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो, माइन करते हो, तो 1000 kg में से लगभग समझो 993 kg जो होगा वो केवल यूरेनियम 238 होगा, और वहीं पे 7 kg ही केवल क्या होगा, यूरेनियम 235, जो कि यूरेनियम 238 मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये फिजनेबल है नहीं। इससे क्या करना पड़ेगा, फिजनेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये फर्टाइल मटेरियल होता है, ना कि फिजनेबल मटेरियल होता है, नॉन फिजनेबल ही मटेरियल होता है, नॉन फिसाइल मटेरियल होता है। यानी इसके हेल्प से आप फ्यूजन रिएक्शन नहीं करा सकते हो। अब देखो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, 2 कंडीशन होता है। या तो अब इसको क्या करो, ये फर्टाइल है तो इसको क्या किया जाता है, तो दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि प्लूटोनियम क्या है, फिसाइल मटेरियल है, यानी उसके हेल्प से आप फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हो। या तो इसको अगर आप यूरेनियम 238 को फिसाइल कराना चाहते हो कि उसको फास्ट न्यूट्रॉन से यानी स्ट्राइक करना पड़ेगा, फास्ट न्यूट्रॉन। अब फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कैसे करोगे, तो फास्ट न्यूट्रॉन अगर मान लो प्रोड्यूस भी कर देते हो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से,
यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर के हेल्प से। लेकिन जो मान लो ये एक फास्ट न्यूट्रॉन है, ये जब स्ट्राइक करेगा मान लो यूरेनियम 238 से, तो इससे जो 3 न्यूट्रॉन मान लो रिलीज होगा, तो ये क्या होगा, ये फिर फर्दर क्या होता है, ये स्लो न्यूट्रॉन ही होता है। तो ये फिर जो नेक्स्ट यानी यूरेनियम 238 होगा उसको तो फिर नहीं करा पाएगा ना फिजनेबल। आप स्टार्टिंग में तो चलो दे दोगे, आप इसको फास्ट न्यूट्रॉन दे दोगे, लेकिन बाद में, तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, इसके हेल्प से आप फिजाइल नहीं है ये, यानी फिजन नहीं करा सकते हो इसके हेल्प से। लेकिन ये फिजाइल तो नहीं है, लेकिन एक काम ये कर सकता है कि जब आप स्लो न्यूट्रॉन से इसे हीट करोगे, यानी यूरेनियम 238 को जब इसे हीट करोगे स्लो न्यूट्रॉन की हेल्प से, तो ये क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये क्या होता है, इसमें से बीटा रेडिएशन होता है, यानी रेडियो एक्टिविटी होने लगता है, इससे बीटा डीके होता है। अब बीटा डीके होकर के ये जो होता है प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। प्लूटोनियम में कन्वर्ट होकर के, जिसको कि हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें यूज किया जाता है, प्लूटोनियम एज ए फ्यूल मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसमें इसको यूज किया जा सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता है क्रिटिकल मास का। क्रिटिकल मास क्या होता है वो हम लोग समझते हैं पहले, कि अगर आप स्लो न्यूट्रॉन मीन्स क्या चीज़, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, आप फास्ट न्यूट्रॉन कहने का मतलब जिसका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी हो, तो उसे बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। तो अगर आप स्लो न्यूट्रॉन से ही मान लो स्ट्राइक करा रहे हो यूरेनियम फ्यूल में, अगर आप यूरेनियम फ्यूल का जो मास है बहुत ही कम है, यानी बहुत ही थिन है, मान लो एक पेपर के सीट के बराबर है, तो क्या होगा, ये अगर स्लो न्यूट्रॉन होने के बावजूद भी इसका अगर स्पीड देखोगे तो 8 टाइम्स फास्टर होता है किसका, साउंड के स्पीड से। यानी साउंड का स्पीड कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है, इसका 8 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी स्पीड होता है इसका, यानी फास्ट स्लो न्यूट्रॉन का। यानी ये क्या होगा कि अगर अब इसका यानी थिन बहुत ही थिन होगा, यानी मास इसका बहुत ही कम होगा जो फ्यूल होगा, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन इस पार से उस पार हो जाएगा, यानी पास कर जाएगा और रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास इसका रिक्वायर्ड है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास चाहिए ताकि ये फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन किया जा सके, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल मास। अब नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूजन। रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करने से रिलेटेड है, वो उसके लिए एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको के से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज़ होता है कि ये रेशियो डिनोट करता है कि कितना नंबर ऑफ फ्यूजन हुआ है, कितना नंबर ऑफ फ्यूजन यानी कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट हुआ है प्रेजेंट जनरेशन में, डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रीवियस जनरेशन में था, उसके कंपैरिजन में, यानी कितना फ्यूजन रिएक्शन प्रेजेंट जनरेशन में फिजिबल है और कितना प्रीवियस जनरेशन में फिजिबल था। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि मान लो एक न्यूट्रॉन है, ये स्ट्राइक किया यूरेनियम 235 से, यहाँ से मान लो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, यानी प्रेजेंट जनरेशन में कितना न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 है, और प्रीवियस जनरेशन मतलब कितना था, 1 था। और ये मान लो फर्दर स्ट्राइक करेगा तो कितना हो गया, तो ये 3 यानी 9, यानी इसमें क्या हो गया, 9 हो गया इसमें, इधर हो गया 3, यानी इधर क्या हो गया, इसका देखो कितना हो गया, यानी के का वैल्यू इसके लिए, यानी इस स्टेज में लेंगे, अगर इसको प्रेजेंट जनरेशन मानेंगे, इसको प्रीवियस जनरेशन मानेंगे, तो के का वैल्यू 3 हो गया। इसके लिए अगर मैं प्रेजेंट जनरेशन मानूँ, इसको मैं प्रीवियस जनरेशन मानूँ, इसको प्रेजेंट मानूँ, तो क्या हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसमें भी के का वैल्यू 3। तो इसी को बोलते हैं, यानी यही जो है रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करता है। तो अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट जनरेशन में जनरेट हो रहा है, यानी नंबर ऑफ फ्यूजन जो हो रहा है प्रेजेंट जनरेशन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्यूजन इन प्रीवियस जनरेशन, अगर मान लो दोनों इक्वल है, मान लो पिछले बार प्रेजेंट जनरेशन में भी 3 हो रहा था, अभी भी 3 हो रहा है, तो क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। यानी जब इक्वल होगा तो यानी क्या होगा, फ्यूजन सस्टेंड होगा, यानी इसी को बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज इसको बोलते हैं। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि एक फ्यूजन जो है एक ही फ्यूजन को यानी करा रहा है, यानी एक फ्यूजन कॉजेज 1 फ्यूजन। इससे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, एनर्जी जिस रेट से रिलीज हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। वहीं पे मान लो के ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे जैसे इस केस में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, तो इस केस में क्या हो रहा था कि बढ़ते जा रहा था, यानी विद इन सेकेंड क्या होगा, ये एक्सप्लोड कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। तो इस केस में क्या होता है, एक फ्यूजन कॉजेज मोर देन 1 फ्यूजन, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा लिबरेट होगा और विद इन सेकेंड क्या होगा, इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा। फिर के लेस देन 1 होगा, तो मीन्स क्या हो रहा है, एक फ्यूजन जो है बहुत कम में, यानी लेस देन 1 फ्यूजन करा रहा है, तो इसके मतलब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है फ्यूजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्यूजन आर डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, के लेस देन 1 मीन्स सब क्रिटिकल, इसको बोलेंगे सब क्रिटिकल। यानी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फ्यूजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक समय पर जा करके रिएक्शन जो होगा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये था पूरा जो यानी चीज़ें कंट्रोल करता था, रिएक्शन कंट्रोल करता था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे जो कंट्रोल रिएक्शन करते हैं, तो उसके लिए एक वेसल का ज़रूरत होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टर। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि आप फिशन कंट्रोल कहाँ करोगे, तो उसके लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए ना, कुछ इक्विपमेंट चाहिए जिसमें आप रिएक्टर परफॉर्म करोगे फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल वे में। तो उसके लिए एक वेसल चाहिए होता है, उसको बोलते हैं
न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें रिएक्शन को, कंट्रोल रिएक्शन को हम परफॉर्म कर सकें, यानी फ्यूजन को परफॉर्म किया जा सके, उसी को बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टर का एक बेसिक डायग्राम समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, अब कोर होता है, इसको बोलते हैं कोर। ये पूरा जो डायग्राम हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कोर हो गया, इसको कोर बोलते हैं। अब कोर में देखो क्या क्या है, इसको कूलेंट बोलते हैं, कूलेंट। कूलेंट क्या करता है कि हीट को यानी एक्सट्रैक्ट करता है, यानी जो हीट यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जो भी हीट जनरेट होगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो भी हीट जनरेट हुआ, इस एरिया में जो भी हीट जनरेट होगा उसको क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा और ये कैरी करके लेकर के जाएगा। यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर होता है, क्या होता है, हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे देखो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से क्या कर रहा है कि हीट को कैरी करके ला रहा है, हीट को कैरी करके ला रहा है, और उसके यहाँ पे जो होता है इसमें नॉर्मल वाटर रहता है। नॉर्मल वाटर जैसे इसका कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम फिर कहाँ पे जाएगा, स्टीम जाएगा इसमें जाएगा, टरबाइन में, और टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट को, टरबाइन कनेक्टेड होता है किससे, जनरेटर से, और जब टरबाइन रोटेट होगा तो उससे जनरेटर से कनेक्टेड होता है, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और फिर ये जब यानी रोटेट होगा उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो होता है यानी ये जो स्टीम है जो बचेगा वो इधर आएगा। यहाँ पे जो होता है एक कंडेंसर लगा हुआ होता है, कंडेंसर में क्या होता है कि इस साइड से कूल वाटर सप्लाई किया जाता है। कूल वाटर के कांटेक्ट में जैसे ये स्टीम कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लिक्विड यानी वाटर फिर से कहाँ पे चला जाएगा, इस हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा, या तो इसी को बॉयलर बोलते हैं, तो इसमें चला जाएगा। और ये जब इसमें चला जाएगा और ये जो फाइनली ये जो हीट लेकर के आ रहा था, ये यहाँ पे हीट को एक्सचेंज किया, उसके अंदर फिर क्या इधर वापस चला गया। यहाँ पे पंप रहता है, पंप इसको फर्दर इसमें पुश कर देगा, यानी इस एरिया में चला जाएगा। और ये इसका काम होता है कि हीट को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि कूलेंट का काम होता है। इसमें वाटर भी यूज होता है, कभी कभी एयर भी यूज किया जाता है, कभी कभी लिक्विड सोडियम भी यूज किया जाता है। तो डिफरेंट मटेरियल यूज किया जाता है। तो अभी केवल आप पहले फंक्शन इसका समझ लो। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्यूल रॉड, यानी यही जो है यूरेनियम रॉड होगा, यहीं पे यूरेनियम जो है इसी में यानी टकराएगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड। ये हम फंक्शन समझेंगे अभी, कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है। फंक्शन रॉड ये हो गया कंट्रोल रॉड। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है डॉटेड ये होता है मॉडरेटर, इसको बोलते हैं मॉडरेटर। ये हो गया टरबाइन, ये हो गया कंडेंसर। तो इस तरीके से इसका पूरा पहले तो आप डायग्राम समझ लो अच्छे से, और फंक्शन में समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे हीट करेगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन जब हीट करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ये न्यूट्रॉन क्या होगा, फर्दर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा। इस तरीके से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा इसमें। आइए, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा तो इसमें क्या होता है, मॉडरेटर होता है। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ से स्लो न्यूट्रॉन इसमें टकराता है तो जो इससे जो न्यूट्रॉन निकलता है वो फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट जब होता है तो हमें क्या चाहिए था, सस्टेन चेन रिएक्शन चाहिए, यानी के का वैल्यू हमें 1 चाहिए। के का वैल्यू 1 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बाकी का न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो उसके लिए मॉडरेटर होता है, यानी उसका स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यानी फास्ट न्यूट्रॉन जो रिलीज हुआ, यानी इससे जब टकराने के बाद जो न्यूट्रॉन रिलीज होगा वो क्या होगा, फास्ट न्यूट्रॉन होगा। उसका स्पीड को स्लो करना है, तभी वो टकरा पाएगा ना, यानी तभी वो जा करके वो यानी उससे टकराएगा, हीट करेगा, तभी जा करके वो फ्यूजन रिएक्शन करा पाएगा। तो इसके लिए हमको इसका स्पीड को स्लो करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं। तो मॉडरेटर क्या होता है, इसमें वाटर को जनरली यूज किया जाता है, वाटर या हैवी वाटर को यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल, वो इसके साथ कोलिजन करता है, यानी टकराएगा। यानी ये जो न्यूट्रॉन है वो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। तो इसका स्पीड जो होता है यानी 25 से 30 यानी कोलिजन के बाद जो होता है इसका स्पीड यानी स्लो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है। और जब स्लो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर से रिएक्शन कराएगा। और फिर वहीं पे रहा कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है, यानी हमें मान लो सस्टेन रिएक्शन कराना, के का वैल्यू 1 करना, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मान लो एक न्यूट्रॉन हीट किया तो 3 न्यूट्रॉन निकला, लेकिन ये दोनों को बाकी को हमको नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड चाहिए। कंट्रोल रॉड क्या होता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, यानी ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही इसको अंदर करोगे यानी नीचे की ओर करोगे तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही मान लो फ्यूजन रिएक्शन स्लो होने लगा तो उसको क्या करेंगे, उसको अप कर देंगे तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ये नहीं करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा रिएक्शन कराने के लिए। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे कंपोनेंट क्या क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो पहला चीज़ तो होता है फ्यूल रॉड होता है,
फ्यूल रॉड का जो मास होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्रिटिकल मास से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल मास से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो होता है मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि स्लो करना, न्यूट्रॉन को जो होता है स्लो करना। इट स्लोज डाउन दी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जी, थर्मल न्यूट्रॉन के बराबर इसको यानी स्लो करके थर्मल न्यूट्रॉन के बराबर कर देता है ताकि ये फ्यूजन रिएक्शन को कर सके। तो थर्मल न्यूट्रॉन करने का मतलब 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अब जो मटेरियल यूज होता है मॉडरेटर में वो आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में पूछता है कि मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहले मतलब वाटर यूज किया जाता है, हैवी वाटर भी यूज किया जाता है। हैवी वाटर कहने का मतलब जो हो गया, हैवी वाटर मतलब D2O, H2O होता है ना, H2O मतलब नॉर्मल वाटर और D2O मतलब हैवी वाटर। और फिर ग्रेफाइट। तो ये सारे मटेरियल जो होता है यूज किया जाता है मॉडरेटर के लिए। जैसे आप एग्जांपल में देखोगे बार्क का एक रिएक्टर है। बार्क ने एक रिएक्टर डेवलप किया था। भारत का जो सबसे पहला रिएक्टर है वो है अप्सरा रिएक्टर। तो बार्क का जो है ये अप्सरा रिएक्टर जो है इसमें जो होता है वाटर को यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर, वाटर को। अब वहीं पे अगर चेरनोबिल वाला जो हुआ था इंसिडेंट जो हुआ था, चेरनोबिल वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो होता है ग्रेफाइट का यूज किया गया था। ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर यूज किया गया था। और थर्ड जो होता है वो होता है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, ये यानी क्या करता है कि रेट ऑफ फ्यूजन को कम करता है, रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करता है। अब मॉडरेटर क्या करता है कि स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करता है। एंड दे आर यूज टू मेंटेन के वैल्यू, यानी के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो मेडअप होता है ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल रॉड को हाथ से पकड़ के अप डाउन करते रहेंगे। ये जो होता है ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है, उसमें एक सेंसर लगा होता है, उसके हेल्प से वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि जब ज़्यादा हीट होने लगा है तो क्या होगा, अप हो जाएगा। जैसे ही देखेगा कि कम हीट होने लगा है यानी कम एनर्जी प्रोड्यूस होने लगा तो क्या होगा, डाउन चला जाएगा। तो इस तरीके से वो यानी होते रहता है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे तो मटेरियल इसमें जो यूज किया जाता है कंट्रोल रॉड के लिए, मटेरियल के लिए जो होता है यूज होता है बोरॉन को यूज किया जाता है, कैडमियम को यूज किया जाता है। बोरॉन, कैडमियम, हाफनियम ये सब मटेरियल को इसमें यूज किया जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, कोर के चारों ओर देखे थे आप सर्कुलेट कर रहा था, कोर के चारों ओर सर्कुलेट करता है और क्या करता है, जो हीट जनरेट होता है कोर में उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है और हीट एक्सचेंजर के पास ले जाता है। वहाँ पे वो क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है। तो कूलेंट में कौन कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं, तो वाटर को यूज किया जाता है, CO2 को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, लिक्विड सोडियम को यूज किया जाता है। तो ये सब कूलेंट के रूप में यूज होता है। और ये जो मटेरियल यूज होता है ये जनरली जो होना चाहिए हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल होना चाहिए, जो हाई जिसका स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या हो, हाई हो। लास्ट जो यानी कंपोनेंट होता है वो होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये रिएक्टर था यानी रिएक्टर का कोर था, इसमें जो होता है बहुत सारे रेडिएशन होता है, यानी रेडिएशन इतना ज़्यादा होता है कि वो यानी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको क्या होता है, कंक्रीट या स्टील मटेरियल से, जो हैवी मेटल मटेरियल होता है या तो कंक्रीट से इसे कवर कर दिया जाता है पूरा एक कोर को, सो दैट रेडिएशन बाहर नहीं जा सके, नुकसान नहीं पहुँचा सके। इसी को बोलते हैं कंटेनमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायग्राम था, तो यहाँ पे इसको पूरा कवर कर दिया जाता है, ये पूरा कवर कर देंगे इसको, तो इसी को बोलते हैं कंटेनमेंट। तो इस तरीके से जो पूरा कंपोनेंट था न्यूक्लियर रिएक्टर का वो पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर है, कितने तरह का रिएक्टर होते हैं और इंडिया में किस किस तरह का रिएक्टर है, वो अब पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी बेसिक था पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें मैंने पूरा बेसिक कवर कर दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि एक और लेक्चर इसमें लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक कवर करना है इसी में। तो ये तो पूरा बेसिक से रिलेटेड था। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।